तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 लेक्चर हो गया था। आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे और आज जो है प्रस्तावना की विशेषता के बारे में समझ के इस टॉपिक को यही समाप्त कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में कुछ पॉइंट्स रह गया था और उसको देखते हैं और उसके बाद प्रस्तावना की हम विशेषता देख लेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के क्या क्या खास फीचर्स हैं। तो चलिए उस पॉइंट को देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गया था कि संक्षेप में प्रस्तावना का लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जहां जनता संप्रभु हो, ठीक है ना, जहां जनता क्या हो, संप्रभु हो। संप्रभु का अर्थ मतलब समझाया था कि वह देश या वह जनता जो अपना एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिसीजन यानी आंतरिक और बाह्य हर तरह का निर्णय जो है वो ले सके, यह संप्रभु का मतलब होता है। तो क्या हो, जनता वहां संप्रभु हो, शासक निर्वाचित होता हो और जनता के प्रति क्या हो, जनता के प्रति जो है वो उत्तरदायी हो, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जनता संप्रभु हो, शासक जो है निर्वाचित होता हो और जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो वो, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और प्रीएम्बल को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने प्रीएम्बल को समझ लिया तो हमने तकरीबन 60% कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शासन की सत्ता जनता के मौलिक अधिकारों से सीमित हो, ठीक है ना। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो कि फोर्सेबल है वो क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे नागरिकों को वो प्रदान किया जाता हो राज्य के द्वारा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो, ठीक है ना, यानी जनता जो हो यानी पीपल लोग जो हो वो अपना जो है डेवलपमेंट जो है वो कर सके। जैसे हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान में जनता वो सब कुछ नहीं कर सकती जो इंडिया में कर सकते हैं, या चाइना की जनता वो सब कुछ नहीं कर सकती है जो इंडियन पीपल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वैधानिक रूप से प्रस्तावना न्यायालयों द्वारा लागू नहीं की जा सकती है, तथापि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लागू तो नहीं हो सकती है लेकिन कभी कभी केस जो है फंस जाता है तो उसके व्याख्या करने के लिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यानी प्रस्तावना जो है व्याख्या करने में यानी एक्सप्लेन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रस्तावना की मुख्य विशेषता जान लेते हैं कि प्रस्तावना के ऐसे क्या फीचर्स है या विशेषता है जिसको एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए समझते हैं कि पॉइंट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आपसे पूछे कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त जो शक्तियों का केंद्र बिंदु है वो केंद्र बिंदु क्या है, भारत के लोग ही है, ठीक है ना। यानी जो समस्त पावर है या केंद्र बिंदु है या मेन शब्द हम जो बोल सकते हैं वो मेन शब्द क्या है, हम भारत के लोग, जिससे हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है, ठीक है ना। एक एक शब्दों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके एक एक शब्दों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर हमने इसको समझ लिया तो हम इसके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता को बताती है, ठीक है ना। यानी हम भारत के लोग से क्या है, भारत के लोग जो है सर्वोच्च संप्रभु हैं, यानी वो किसी के अधीन जो है वो नहीं है, अपना डिसीजन अपना निर्णय जो है वो खुद ले सकते हैं, अपना समुचित विकास जो है वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय किस वाद में दिया गया था, यह निर्णय दिया गया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में ये घोषित किया गया था, ठीक है। यानी जो है यह कोर्ट में जो है प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना। यह निर्णय कब दिया गया था, मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1957 में। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसके लिए रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। यानी कोई प्रस्तावना की अगर अवहेलना कर देता है, उसकी अनुज्ञा कर देता है, उसकी बातों को नहीं मानता है, जैसे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के मामले में देखते हैं, ये क्या है, यह अदालत में फोर्सेबल नहीं है, यानी सजा का प्रावधान इसके लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेरुवाड़ी वाद, ठीक है ना, बेरुवाड़ी वाद जो है 1960
बेरुवाड़ीवाद 1960 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना ही नहीं, ठीक है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेरुवाड़ीवाद में जो 1960 में प्रवर्तनी था, ये मुद्दा जब आया तो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना ही नहीं गया, ठीक है। और विधायिका प्रस्ताव, जब संविधान का वो अंग ही नहीं है तो विधायिका प्रस्तावना में संशोधन कर ही नहीं सकती है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है, और इसके बाद का जो वाद आता है, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों को ही पलट दिया है, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम, ठीक है ना, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, नोटिस करिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है ना। ये कब आया था, इसका सन भी पूछता है 1973 में, ठीक है ना। 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है ना। बेरुवाड़ीवाद में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में बोला गया कि यह प्रस्तावना का अंग है। इसलिए विधायिका यानी संसद इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है समय समय पे, ठीक है ना। यानी केरलवाद में केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और इसीलिए विधायिका जो है, संसद जो है, इसमें क्या कर सकती है, संशोधन जो है वो कर सकती है, ठीक है। चलिए, केशवानंद भारतीवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन में पूछता है, ये जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया, और उसके अनुसार जो है प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया। क्या माना गया, मूल ढांचा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको मान लिया गया। तो दो फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को अंग माना गया, और थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी ये केशवानंद भारतीवाद में ही दिया गया था, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है ना, 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है ना। इस 3 शब्द का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, तो शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है ना। ये कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछता है 1976 ईस्वी में। और 76 ईस्वी में कौन से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ठीक है ना। इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद के सारे फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, यानी हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। आइए इसको देखते हैं। पहला जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो है हमारी प्रस्तावना करता है। अब 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, इसको देख लेते हैं कि वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, धर्म एवं उपासना, ठीक है ना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता देख लीजिए, एग्जाम में पूछ देता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रियम्बल में दिया गया है। तो कितने प्रकार की दिया गया, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ठीक है ना। चलिए, एवं 2 प्रकार की समानता भी दी गई है, ठीक है ना। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की समानता दी गई है। आइए उस समानता को देख लेते हैं। प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। चलिए, आप कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कभी पूछे तो हमेशा याद रखिएगा भारत का संविधान है। लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है, ठीक है ना, सर्वाधिक व्यापक है, यह अंशतः कठोर, ठीक है ना। ये शब्द को हमेशा याद रखिएगा, यह अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है, यानी जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर इसमें जैसे दोनों हाउस में अगर कोई बात टकराहट हो जाती है तो संशोधन जल्दी आसानी से नहीं हो पाता है। तो वो क्या है, अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब एक पॉइंट और देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में क्या कर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा असर अगर हमारे संविधान में किसी एक्ट का दिखाई देता है, जो एक्ट अंग्रेजों ने बनाया, तो वो एक्ट, वो नियम, वो कानून कौन सा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है ना। चलिए, एक पॉइंट और देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान में संघीय शासन, ठीक है ना, संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। ये हमेशा याद रखिएगा कि संघीय शासन शब्द का प्रयोग जो है वो कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि संविधान में क्या प्रयोग किया गया है उसको आइए जानते हैं कि संविधान में भारत को
राज्यों का संघ बोला गया है, ठीक है ना, राज्यों का यूनियन ऑफ द स्टेट, जो हमारा आर्टिकल 1 है, ठीक है ना, संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो ये सारे जो प्रस्तावना के मेन पॉइंट है, इस फीचर्स के, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सारे से क्वेश्चन जो है बनता ही बनता, चाहे कुंजी हो, चाहे बेरुवाड़ीवाद हो, चाहे केशवानंद भारतीवाद हो, ठीक है ना, कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस प्रकार प्रियम्बल का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और इसके बाद हम देखेंगे कि किस किस देशों से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है कानून या कौन कौन से विशेषताएं या कौन कौन सा हमारा संवैधानिक अधिकार लिया गया है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।